हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बोर्ड में क्या है कि 70 से 80% चांस होता है कि क्वेश्चन बेस थ्योरम से पूछता है हर साल 5 नंबर में बिहार बोर्ड में और 6 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में। और जेई मेंस के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 40 से 50% टाइम्स जैसे क्वेश्चन रहता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, सॉरी हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या फिर बेस थ्योरम से। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों एक सेम, थोड़ा सा बस अंतर है दोनों में। बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही एक्सटेंडेड वर्जन हो गया बेस थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं कि लेट E1 E2 E3 डॉट डॉट En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो गया कि जैसे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। E1 और E2 में कोई भी आउटकम्स कॉमन नहीं है, E2 E3 में कोई भी आउटकम्स कॉमन नहीं है, ये सब सारे क्या है अलग अलग, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या है 5 है। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव का मतलब है क्या कि E1 E2 E3 En ये सब मिल के क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर ले रहे हैं। यानी इन सब का यूनियन क्या आना चाहिए, तो वो सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो मैंने लिखा कि लेट E1 E2 E3 En are n mutually exclusive and exhaustive event and E are event and E is an event defined in same sample स्पेस, ठीक ना। और उसी सैंपल में ई एक और इवेंट है, ठीक ना, जो उसी में सैंपल में डिफाइन है। E1 E2 E3 En ये सब तो सारे के सारे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव मतलब कि सब सारे मिलकर क्या बना दे रहे हैं, सैंपल स्पेस बना देते हैं। और उसी सैंपल स्पेस में एक और इवेंट ई है जो उसी में डिफाइन है। चलिए थोड़ा सा इसको डायग्राम से अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए थोड़ा ऐसे है, आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। ये आपका इवेंट E1 हो गया, ये आपका इवेंट E2 हो गया, ये आपका इवेंट E3 हो गया, ठीक ना। इसी तरह से मान लो यहाँ पे कोई एक इवेंट आपका EK हो गया, ठीक है। और ये सबसे आखिरी में आपका एक En हो गया, ठीक है, En हो गया। इस तरह से मतलब ऐसे चलते चलते डॉट 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 बाद में क्या है En है। ये सब देखिए ध्यान से, आपको क्या लग रहा है E1 E2 E3 E4 En तक ये सब के सब इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक ना। और ये सब मिल के क्या बना दिए, सैंपल स्पेस बना दिया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हो गए, ठीक। अब क्या है कि इन्हीं में एक हमारा जो है से इवेंट ई डिफाइन है, और वो मान लो कि इवेंट ई हो, ये हो गया, ये आपका क्या है इवेंट ई मान लीजिए हो गया, ठीक है, जो उसी में सैंपल स्पेस में डिफाइन है। देखिए ध्यान से, इवेंट ई जो है उसका यहाँ पे कुछ रीजन कॉमन है अपना E1 के साथ में, कुछ आउटकम्स कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, फिर कुछ यहाँ भी कॉमन है E2 के साथ में, ठीक ना। फिर ई का कुछ E3 के साथ में यहाँ भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ En में है, मतलब सब में जो भी आपके थे E1 E2 E3 सब में क्या है कॉमन चल रहा है उसका, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी है ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देख के आप समझ सकते हैं कि E1 E2 E3 सब सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव भी है, और उन्हीं में एक इवेंट ई डिफाइन है जिसका कुछ न कुछ पोर्शन सबके साथ में कुछ न कुछ कॉमन है। अब आपसे मैं पूछूं क्या बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 है ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने के बहुत सारे तरीका है। मान लीजिए क्या तो इवेंट E1 हुआ होगा, तो अब ये वाला रीजन प्रोबेबिलिटी E के पक्ष में रहेगा, है ना। आप जो ये वाला जो रीजन देख रहे हैं वो वाला एलिमेंट्स E1 और E दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहां से भी आप जो है से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मिल सकता है, ठीक है। फिर प्लस
अगर ये वाला आउटकम आ जाए तो भी हमारा जो है इवेंट ई हो सकता है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2 प्लस अगर ये वाला आउटकम आ जाए तो भी हो सकता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E3। सही है, मतलब ऐसा आउटकम्स जो E और E3 दोनों में कॉमन है। इसी तरह से प्लस डॉटेड डॉटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन EN। ठीक है, तो सिंपल सा चीज था, मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए E के क्या है, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, तो E यहां से भी हो सकता है, इवेंट E यहां से भी हो सकता है, तो यहां से भी। तो इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, यानी ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये वाला रीजन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2, यानी ये वाला रीजन। फिर E3, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ उसका कॉमन है, तो इस तरह से लिख दिया। चलिए, आप इसको हम लोग मैथमेटिकल में थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E समेशन दे देते हैं सिग्मा के फॉर्म में, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन, इसको ER कर लिया और R इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक लिख लिया, N तक लिख लिया। ठीक है, इस चीज को जो इतना हमारा जो सीरीज लिखा गया है, इस सीरीज को हम समेशन वैसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन ER। R क्या है, तो R 1 से लेकर कहां तक, N से N तक। ठीक ना, 1 से लेकर कहां तक, N तक। चलिए, अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। तो यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। चलिए, मैं यहां भी इसके जगह पे वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेके N तक। देखिए क्या लिख सकते हैं वहां से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ER इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक ना, देखिए हमारा यहाँ पे A और B की जगह पे क्या लिखा हुआ है, E इंटरसेक्शन ER है। ठीक ना, तो बस उसी फॉर्मूला से मैं इस इंटरसेक्शन वाले को ब्रेक कर लेता हूं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन ER, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का मतलब है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक ना, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको। चलिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E को अगर मैं एक्सटेंड करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल क्या है, देखिए R इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, N तक। तो यहाँ पे एक बार R की जगह पे 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, N तक रखते चलो। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R के पे 1 रखिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1। समेशन है ना, सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, प्लस का मतलब होता है उसका कि बीच में प्लस रखते जाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर इस बार 2 रख दो, जहां जहां आ रहा है वहां 2 रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2। फिर ऐसे डॉट डॉट कहां तक चलता रहेगा हमारा, R की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, N तक रखना है, तो 1 से लेके N तक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन EN। तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को देख के ना लोग डर जाएंगे, भाई ये फॉर्मूला याद भी करा जाता है, सब हम लोग रटे थे अपने टाइम में। तो आपको ऐसा फॉर्मूला रटना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला ये सब आपसे नहीं पूछूंगा, ना आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, इसको आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तरह से फॉर्मूला से समझते हैं लैंग्वेज में, ठीक है, कि फॉर्मूला आखिर कहता क्या, फॉर्मूला आखिर ये है क्या, क्या इसे सेंस बन रहा है। तो देखिए हमने क्या पूछा था कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बताइए। तो देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E है, जो हमारा इवेंट E है, उस इवेंट E के होने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो इवेंट E E1 के थ्रू हो जाए, या तो इवेंट E E2 के थ्रू हो सकता है, या तो इवेंट E E3 के थ्रू हो सकता है। यानी इवेंट E होने के बहुत सारे रास्ते हैं। नहीं, सोचिए कि अगर इवेंट E1 हुआ होगा तो वहां से भी हमारा इवेंट E हो सकता है, अगर इवेंट E2 हुआ होगा तो वहां से हमारा इवेंट E हो सकता है, इवेंट E3 हुआ होगा तो वहां से भी हमारा इवेंट E हो सकता है। यानी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमने किया यहाँ पे कि मान लीजिए हो सकता है कि इवेंट E हमारा E1 से आया होगा, मतलब पहले E1 हुआ होगा और उसके बाद फिर इवेंट E होने का चांस। तो वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E1 होने के बाद E के होने का चांस। या फिर इवेंट E2 के रास्ते हुआ होगा, तो जब यहाँ का सेंस बना तो क्या है, प्लस, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक ना, पहले E2 हो जाए और E2 होने के बाद E के होने का चांस। देखिए वही तो लिखा हुआ है,
इसी तरह से E3 तो आगे वही लिखा रहता। फिर अगर मान लीजिए यहां से हुआ होगा तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EN कि EN के कितने चांस है। अगर EN हो गया तो उसके बाद N अगर हो चुका है, इवेंट EN हो चुका है और उसके बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी तो E गिवन EN, ठीक है ना। तो वही सब सेम चीज है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हमने क्या कहा कि इवेंट E के होने के बहुत सारे रास्ते हैं, या तो वो E1 के थ्रू हो जाए या E2 के थ्रू हो जाए। तो ये जो लिखा हुआ है टर्म, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट पाथ 1 इज यूज्ड, ठीक ना। पाथ 1 जो है से पाथ 1 की प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पाथ 1 जो है यूज हुआ होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 जो रास्ता था E के होने के, हमने क्या बोला कि E के होने के बहुत सारे रास्ते हैं, या तो इसके थ्रू हो जाए, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो पाथ है, जो पाथ में E1 मतलब क्या है, जो मैंने एक इवेंट देखा था जिसको मैं पाथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट पाथ 1 इज यूज, यानी इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E थ्रू पाथ 1 है ना, थ्रू पाथ E1 लिख दिया मैंने, ठीक है, या थ्रू पाथ 1 लिख लो, पाथ लिखते रहे तो, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया हूं इसको भी, ठीक है। बाकी चीजें नॉर्मल है, कुछ नहीं है, हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं। मैंने सिर्फ बोला अब तक जो है से आपके E1, E2, E3 बहुत सारे इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डायग्राम मैंने बनाया E2, E3 का, उनमें कुछ भी कॉमन आपका आउटकम नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या बोला कि ये जो आपका जो E1, E2, E3 सब थे, ये सब सारे क्या थे, आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। एग्जॉस्टिव पहले मैं पढ़ा चुका हूं। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि ये सब मिल के पूरा का पूरा सैंपल स्पेस दे रहा होगा, यानी पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर ले रहा होगा। देखिए ध्यान से, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि उसी में एक इवेंट E डिफाइन है, तो मैंने एक इवेंट E ऐसे दिखा दिया। आपसे बोलूंगा कि इवेंट E होने का तरीका बताओ। तो देखिए इवेंट E1 के थ्रू भी हो सकता है, जब इवेंट E1 हुआ होगा तब इवेंट E हो सकता है। जब मान लो कि इवेंट E2 हुआ होगा तो भी इवेंट E होने का कुछ चांस हो सकता है, या मान लीजिए इवेंट E3 हुआ होगा तो भी E होने का चांस हो सकता है ना। देखिए सब में कुछ कुछ कॉमन है ना, सब में, ठीक है। तो मैंने E1, E2, E3 को क्या बोला कि मैं बोला कि एक रास्ता है, ये मान लो पाथ है E होने का, इवेंट E होने का बहुत सारे रास्ते हैं, या तो E1 के थ्रू हो जाए या E2 के या E3 के, मैंने उनको एक तरह से पाथ बोल दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इवेंट E1 हुआ होगा तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट E होने की। तो इवेंट E होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब इवेंट E1 हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 आपका हो चुका है। जब इवेंट E1 हो चुका है और तब इवेंट E होने की प्रोबेबिलिटी, आप लोग पढ़े हुए हैं कि E1 गिवन है और तब E का चांस बताइए, तो ये हो गया। और फिर क्या था कि इवेंट E तो E2 के रास्ते भी हो सकता है, नहीं इवेंट E2 के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पे या का सेंस है कि या तो इसके थ्रू, या तो ये, या तो ये, या तो ये है ना, कोई भी आ जाए तुम्हारे फेवर में, E के फेवर में है, इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बीच में या का सेंस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है ना। अब E2 के रास्ते तो E2 के होने का चांस, हाँ इनटू E2 के होने के बाद E के होने का चांस, या E2 के थ्रू E के होने का चांस। तो ऐसे ही करके इन तक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हम लोग को रटना उठना नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करेंगे हम लोग ज्यादा तो ज्यादा क्लियर और फॉर्मूला भी होगा। और किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये फॉर्मूला लिख के जो है उसका सोल्यूशन बताओ, कुछ नहीं लिखता है बिना फॉर्मूला का, बिना कुछ लिखे हुए, बिना कुछ रटे हुए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी आपको मैं समझा दिया हूं कि फॉर्मूला का सेंस क्या है, कह क्या रहा है, फॉर्मूला हम लोग को समझना कैसे है, रटना नहीं है, ठीक ना। बोल दिया कि यहाँ पे E है, E किसी के भी रास्ते हो सकता है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आया कैसे, तो ये है, नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट 3 बॉक्सेज A, B एंड C आर गिवन। 3 आपके पास बॉक्स है A, B एंड C, वेयर A contains 3 red and 7 black balls, B contains 4 red and 6 black balls, C contains 5 red and 5 black balls. Now a die is rolled. एक डाई को रोल किया गया। एंड इफ आउटकम इज लेस देन 2, अगर आउटकम 2 से छोटा यानी 1, अगर आउटकम 1 हो जाए देन 1 बॉल फ्रॉम A इज सिलेक्टेड, ठीक ना। अगर आउटकम 1 आ जाए तो एक बॉल कहां से सिलेक्ट करना है, बॉक्स A से सिलेक्ट करना है। और इफ आउटकम इज 2, 3, 4 देन अ बॉल फ्रॉम B इज सिलेक्टेड। अदरवाइज, यानी देखिए एक तो यहां आ गया हमारा, ठीक ना, 2, 3, 4 यहां हो गया। अदरवाइज मतलब कि अगर 5,
और 6 आता है तो एक बॉल 1 बॉल कहां से सिलेक्ट करना है, बॉक्स सी से। ठीक है, आ गया होगा, डाई का रूल किया, अगर 1 आया तो बॉक्स 1 से, 2 3 4 आ गया तो बी से, उसके बाद अगर 5 या 6 आया तो बॉक्स सी से एक बॉल को सिलेक्ट करना है। बोल रहा है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड। देखिए ध्यान से, सिलेक्टेड बॉल इज रेड। जो बॉक्स ए बी सी है आपके अलग अलग बॉक्सेज है, तो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ये नहीं कि बॉक्स 1 का और बी का जो है सेम टू सेम है नहीं, ठीक ना, बॉक्स ए अपना अलग है, बॉक्स बी अपना अलग है, ठीक ना, बॉक्स ए के एलिमेंट बी में मिले हुए तो नहीं है अपना। ठीक है, तो ये सब सारे अलग अलग बॉक्सेज हैं। ए बी सी आपका जैसे हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए जितने हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे, ठीक ना, तो ए बी सी मिलाएगा तो उतना ही आएगा ना। ठीक है, तो ए बी सी हमारा जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को ए बी सी मिलकर ही कवर कर लेंगे। ठीक, अब देखिए एक बॉल को आपने सिलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको रेड बतानी क्या है कि वो रेड है। ठीक है, तो ये आपका इवेंट ई हो गया। ठीक ना, ये आपका इवेंट ई हो गया। तो चलिए मैं बॉक्स बनाता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, चलो क्या करते हैं कि इसमें, अच्छा चलो या फिर मिटाता नहीं हूं, यही बनाता हूं। देखिए आपके पास बॉक्स है तो मैंने लिखा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। आपके पास बॉक्स है तो ये आपका बॉक्स 1 हो गया। ठीक ना, फिर एक आपके पास एक बॉक्स और है तो ये आपका बॉक्स 2 हो गया, और एक और बॉक्स आपके पास, इस बॉक्स का मैंने नाम दे दिया बॉक्स 3। ठीक है, 3 आपके पास बॉक्सेज हैं। पहले बॉक्स में आपका 3 रेड है और ब्लैक भी कितने हैं आपके, ब्लैक है 7। फिर इसमें रेड बॉल की संख्या 4 है और ब्लैक आपका 6 है। इसमें रेड की संख्या 5 है और आपका ब्लैक आपका जो है ये भी 5 है। अब आपका एक इवेंट ई है। इवेंट ई है, क्या कर रहा है कि दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड, यही तो आपका इवेंट ई है। जो रेड बॉल है वो तो 1 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है और 3 से भी आ सकता है। तो इवेंट ई का काम जो है आपका ये रेड वाला कर दिया कि सिलेक्टेड बॉल क्या है, रेड है। तो आपका एक इवेंट ई की तरह काम कर रहा है। वो यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है और यहां से भी हो सकता है। और ये जो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 है, ये E1, E2, E3 की तरह हो गए, है ना। ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए और एग्जॉस्टिव हो गए। चलिए अब यहां से हम जो है जो रेड बॉल है, वो रेड बॉल तो तीनों जगह से आ सकता है। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं कि सिलेक्टेड बॉल इज रेड। ठीक है, हमारा ये वाला इवेंट हो गया। अब देखिए बॉल तो सिलेक्ट यहां से भी आ सकता है रेड, यहां से भी हो सकता है और यहां से भी आ सकता है बॉल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि बॉक्स जो 1 है वो बॉक्स 1 सिलेक्ट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि देखिए आपके पास टोटल 3 बॉक्स है, तो आप जो बॉल है वो 1 से भी निकाल सकते हो, बॉक्स 2 से भी निकाल सकते हो और बॉक्स 3 से भी निकाल सकते हो, है ना। बॉल तो किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और रेड 1 से भी आ सकता है, 2 से भी और 3 से भी। तो रेड 1 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है और बॉक्स 3 से भी आ सकता है। अब देखना यह है कि बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको मतलब कि बॉक्स 1 से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी या बॉक्स 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, क्योंकि आप जा रहे हैं बॉल निकालने के लिए, तो आप किसी से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे जो है अगर ये चीज नहीं लिखा होता कि ये डाई इज रोल्ड, ये सब चीजें, ठीक है, सिंपल बस बोलता है कि ये इतने इतने बॉल है सब में और बताओ कि एक बॉल सिलेक्ट किया गया है और वो क्या है, रेड है। तो उसमें क्या होता है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी एक समान होती, यानी यहां भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 होता है। लेकिन यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे एक जो ये जो लाइन में दे दिया हूं, ऐसा एनसीईआरटी में ऐसा नहीं मिलेगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में इजी ही मिलेगा। ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा कि सब क्या है, जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, इन सबको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी एक समान है। उस केस में 1/3 1/3 1/3 होता है। लेकिन मैंने क्या कहा यहाँ पे कि एक डाई को रोल किया गया और यदि उसका आउटकम लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब क्या है, 1 है ना। अगर 1 हो जाए तो बॉल, तब जो है एक बॉल कहां से निकालना है, बॉक्स ए से निकालना है। तो सोचो कि बॉक्स ए को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बॉक्स ए के फेवर में सिर्फ एक ही वो है 1, और टोटल कितने हैं 6। डाई को रोल कीजिएगा तो 1 आएगा तभी ना बॉक्स ए से निकालिएगा, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। तो यानी बॉक्स 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। यानी मान लो इसको हमने क्या कहता, एक हम लोग लिखेंगे अपने कॉपी पे E1 हमारा एक इवेंट है, ठीक ना, कि बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो बॉक्स 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो हो गई 1/6। बॉक्स 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैं उसको E2 इवेंट से बोल दे रहा हूं। एक E2 इवेंट आप लिखिएगा, ठीक है ना। मैं वो सब लिख नहीं रहा हूं, जगह नहीं है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं।
ठीक है ना। एक इवेंट E2 आप जो है से डिफाइन कर दीजिएगा कि बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। अब देखिए बॉक्स 2 सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपने डाई रोल किया, तो अगर आउटकम 2, 3, 4 आ जाए तब आप बॉक्स 2 सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपके फेवर में कितने हैं, 3 है, टोटल कितने होते हैं 6, यानी 3/6 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद बॉक्स 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, आप इसी तरह से एक E3 इवेंट लिख लीजिएगा कि बॉक्स 3 सिलेक्टेड। अब बॉक्स 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, तो देखिए कह रहा है कि जब 1 आएगा तो बॉक्स 1 सिलेक्ट करना है, जब 2, 3, 4 आएगा तो बॉक्स 2 सिलेक्ट करना है, तो बॉक्स 3 सिलेक्ट करना है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि बॉक्स 3 सिलेक्ट होगा। तो देखिए बॉक्स 3 कब सिलेक्ट होगा, जब इनके अलावा कोई नंबर आएगा तो, यानी क्या 5 और 6। तो फेवर में कितने, 2 ही एलिमेंट्स है, 5 या 6। अगर 5 आए या 6 आए तो जो है बॉक्स आपका 3 सिलेक्ट होगा। तो आपके फेवर में 2 एलिमेंट्स और टोटल कितने हैं, 6। अब चलिए, अब आपका हो गया ये सब जैसे बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अब सुनो, मान लो कि बॉक्स B1 जो है सिलेक्ट हो चुका होगा, तो B1 से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको मैंने E बोला, ये हमारा इवेंट E है, इसको भी लिखिएगा। इवेंट E हमारा काम कर रहा है, ठीक है, नाम दीजिएगा E क्या है, तो द ड्रॉन बॉल इज, द सिलेक्टेड बॉल इज रेड। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से कि अगर मान लो बॉक्स 1 सिलेक्ट हुआ होगा तो रेड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1, मान लो जब E1 हो गया होगा तब E होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो देखिए तो रेड के फेवर में कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं 10। बॉक्स 2 मान लीजिए सिलेक्ट किए होंगे तो रेड यहां से जो है प्रोबेबिलिटी कितना आपका आ रहा होगा। ठीक है, देखिए रेड कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 10। ये जो है यहाँ पे रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितना है 5 और टोटल कितना है 10, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इन्हीं को हम लोग नाम बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E थ्रू E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E थ्रू E3 है ना, E3 के थ्रू E होने का प्रोबेबिलिटी। देखो E के बहुत सारे रास्ते हैं E होने के, या तो E हो सकता है इस रास्ते से, या तो E हो सकता है इस रास्ते से, या E हो सकता है इस रास्ते से। तो इस रास्ते से E के होने की प्रोबेबिलिटी 3/10, इस रास्ते से 4/10, क्योंकि रेड टोटल कितना है आपके 4 है और टोटल बॉल कितने हैं 10 है, तो आपके फेवर में 4, टोटल 10, तो 4/10 हो गया, यहां से 5/10 हो गया। ठीक, हम लोग का फॉर्मूला तो रटना है ही नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं। हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है कि E के बहुत सारे जो है रास्ते हैं इवेंट E होने के। ठीक है, या तो इसके थ्रू हो जाए E, या तो इसके थ्रू, या तो इसके थ्रू। तो इसके थ्रू करेंगे तो एक रास्ते में जितने भी आएंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आज वाले क्लास में भी जो एग्जांपल जो मेरे साथ 7 नंबर जो एग्जांपल था उसमें बता रहा था, अगर एक रास्ते में है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या जाएगा 1/6 इंटू 3/10। तो इवेंट E या तो इस रास्ते हो जाए, या तो इस रास्ते हो सकता है, या तो इस रास्ते, तो बीच में या का भी सेंस है तो क्या चलेगा, प्लस चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा, प्लस। एक रास्ते वाले सबको मल्टीप्लाई करना है और रास्तों का क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसमें देखिए, तो इसको मैं शॉर्टेड फॉर्म में लिख दूं तो 1/2 हो जाएगा और इंटू 4/10 यानी 2/5 हो जाएगा, प्लस इसके रास्ते भी हो सकता है, यानी ये 1/3 इंटू 5/10 यानी 1/2। देखो तो कहीं भी मैं फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा हूं, ठीक ना। बाकी ये E1, E2, E3 क्या है आप डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैं बता चुका हूं। इवेंट E क्या था, तो ये वाला इवेंट E आपका हो गया। ठीक है, ये सब चीजें लिख लीजिएगा। अब यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/5 प्लस 1/6। यहां से एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये 3 प्लस 12 प्लस 10, तो ये शायद कितना हो जाएगा 25/60। ठीक है, 25/60, तो 25/60 तो यानी 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा था, बस इतना ही है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा अभी आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, या फिर जब कल क्लास होगा तो इसमें सारे क्वेश्चन और भी हम लोग डील करेंगे। अभी मैं इसके और क्वेश्चन बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से कि इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को हम लोग बेस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बस हम इतना इस चीज को हटा दे, कर रहा है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड, इस चीज को हमने जो है मान लो निकाल दिया।
सब क्वेश्चन सेम टू सेम रखा, सिर्फ ये निकाल दिया। और इसके बाद मैं क्वेश्चन में कह दूं कि अ बॉल इज सिलेक्टेड, ठीक है, अ बॉल इज सिलेक्टेड एंड फाउंड टू बी रेड, ठीक है ना। मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिख दूं, एक लाइन जोड़ दूं कि अ बॉल इज सिलेक्टेड एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, ठीक ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है, ऐसे मैं बोल दूं। मतलब कहने का मतलब कि ये कह दूं कि एक बॉल को मैंने जो है से निकाला और उसका कलर क्या निकल गया, रेड निकल गया। और अब बताओ कि वो जो बॉल है ना वो बॉक्स 1 से आया होगा। अब ये बताओ कि जो बॉल है वो बॉक्स 2 से आया होगा। ये बताओ कि जो बॉल है वो बॉक्स 3 से आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है क्या करेंगे, बेस थ्योरम से सोल्व करेंगे। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब तक जो है ये आप देखिए इसको। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक ना। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। क्या था कि हमारे पास टोटल 3 बॉक्स थे, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ठीक है। और हमारा जो काम था क्या कि एक बॉल को निकालना था और बताना है कि जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कि जो है रेड होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि सिलेक्टेड बॉल इज रेड, इसको मैंने इवेंट ई मान लिया। रेड यहां से आ सकता था, यहां से भी आ सकता है और यहां से भी हमारा जो है रेड आ सकता है। इसको मैंने बोला बॉक्स जैसे, देखिए बॉक्स हमारे पास 3 है, तो बॉक्स को सिलेक्ट करने की भी तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया था कि जैसे आउटकम ये आएगा तो ये फिर ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये नहीं लिखा होता तो क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ भी नहीं होता और आसान भी नहीं होता, ठीक है। तो उसमें कि जो ऐसे 1/3 आ गया होता, बाकी ऐसे ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ए, मतलब कोई एक पर्सन है ए, ठीक ना। ए गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस, थोड़ा सा मैं बोल देता हूं अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आए तो, जल्दबाजी में लिखा हूं। देखिए ए गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस यूजिंग ट्रेन, बस और ऑटो विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.5 एंड 0.2, ठीक है। एक आदमी है जो अपने घर से ऑफिस जो है से जाता है ट्रेन, बस या फिर ऑटो से, और उन सबकी प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर बस से जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और जो ऑटो से जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। देखिए ट्रेन, बस और ऑटो, इन तीनों की, ट्रेन, बस और ऑटो की आप प्रोबेबिलिटी को ऐड कीजिएगा तो 0.3, 0.5 और 0.2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि वो जो ऐसे कोई और रास्ते से या किसी और मतलब चीज के थ्रू जो है ऑफिस नहीं पहुंचता है, सिर्फ जैसे वो इन्हीं तीनों मीडियम के जो है यूज से वो पहुंचता है 0.3 और 5 और ये, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, समेशन करके 1 आएगा। यानी वो जैसे कोई और उसका जो है मीडियम या कुछ जो है सोर्स अपना नहीं ऑफिस जाने का, सिर्फ वही तीनों करता है, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है कि इफ ही यूजेस ट्रेन देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट इज, अगर मान लीजिए वो ट्रेन से आता है तो ट्रेन से मान लो ऑफिस गया वो, और उस केस में लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फॉर बस एंड ऑटो आर 0.7 एंड 0.2। बस से जाता है तो उसमें लेट होने का जो प्रोबेबिलिटी वो 0.7 है, ऑटो से 0.2 है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस इन टाइम। अब देखिए ट्रेन, बस और ऑटो, इनकी प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपके एग्जॉस्टिव है ना। मेरे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि आदमी अगर ट्रेन से जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि उसी टाइप वो बस से भी जाएगा, एक पैर बस पे रख दिया, एक पैर ट्रेन पे रख दिया, भाई ऐसा तो नहीं जा सकता है। तो कुछ कॉमन तो नहीं आ सकता है, जब ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन से जाएगा, ऐसा नहीं कि एक पैर ट्रेन पे, एक पैर जैसे रख दिया बस पे और वैसे पहुंच गया, वैसे भी नहीं सकता है। तो क्या है, सारे अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, सारे क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इनकी प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब पूरे सैंपल स्पेस को कवर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यानी हमारा जो है E1, E2, E3 काम कौन करेगा, ट्रेन, बस और ऑटो काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक और ध्यान देने की बात क्या है, कह रहा है कि नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस इन टाइम। हर जगह प्रोबेबिलिटी में लेट लिखा हुआ है, उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, सब है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग निकालते हैं उसकी लेट जाने की प्रोबेबिलिटी, ऑफिस जो है जो लेट पहुंचता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे और 1 में से माइनस कर लेंगे। तो 1 में से माइनस कर लेंगे तो क्या निकलेगा, टाइम पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, है ना। हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी किसका, लेट का। क्वेश्चन में लेट दिया हुआ है कि वो लेट जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है लेट वाला निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, और 1 में से माइनस कर लेंगे तो टाइम वाला मालूम चल जाएगा। चलिए अब क्या देखो, एक चीज और देखो यहाँ पे कि हमारा जो इवेंट ई है ना, वो इवेंट ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस इन टाइम। तो हम लोग का इवेंट ई जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि रीचेज ऑफिस जो है लेट,
ठीक ना, वो लेट ऑफिस पहुंचता है, हमारा इवेंट ई हो जाएगा। अब ऑफिस लेट पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर वो बस से जाता है तो भी लेट पहुंचता है, ऑटो से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है तो भी लेट पहुंचता है। तो ऑफिस लेट पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक ना। अब हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही फिगर बनाएंगे जिसको हम लोग ट्री डायग्राम कहते हैं। कुछ भी क्वेश्चन दिया हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलो एकदम सिंपल सा ये सब। देखो बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे ना क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। ये उनको जो है पढ़ने में लगता है कि बाप रे इतना बड़ा दे दिया, जैसे बनेगा ही नहीं। वो क्वेश्चन देख के, इतना बड़ा लैंग्वेज देख के ही डर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोलोगे तो वहां भी एग्जाम्पल है, भी बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे दिए हुए बहुत लंबे लंबे, और उनका जो आप देखोगे ना वहाँ पे जो सोल्यूशन दिया एनसीईआरटी में वो भी बहुत टफ दिया, मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिया, आपको समझने में बहुत दिन लग जाएगा। तो हम लोग को उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। आप सिंपल सोचो कि आपके पास कितने 3 रास्ते हैं, तो आप यहाँ पे बनाओ 3 रास्ता, ठीक है। जैसे बनाओ यहाँ पे, मान लो हमने ट्रेन बना दिया, ये मैंने लिख दिया ट्रेन, फिर एक मैंने बना दिया बस, और एक बना दिया ऑटो, 3 बना दिया। चलिए पिछले बार ऐसे बनाया था फिगर, इस बार ऐसे बना दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए वो ट्रेन से जा रहा है या बस से जाएगा तो ऑटो जाएगा। हमारा इवेंट यहाँ पे एक हमारा इवेंट ये क्या है कि वो लेट ऑफिस पहुंचेगा, ठीक ना। रीचेज ऑफिस लेट, ठीक ना, वो लेट ऑफिस पहुंचता है, हमारा इवेंट ये ई हो गया। आप लोग डिफाइन करते चलना कि हमारा इवेंट ई क्या है, ठीक ना, क्योंकि उस पर नंबर मिलेगा। थोड़ा सा सिर्फ ऐसे बना देने से नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। बाकी तो आप हायर एग्जाम में ऐसे बनाओगे, ठीक है। लिख देना कि E1 जो है कि वो ट्रेन चूज करेगा, ठीक ना। E2 क्या है कि वो जो ऐसे बस चूज करता है जाने के लिए ऑफिस, ठीक है। ऑटो क्या है कि वो ऑटो सेलेक्ट करेगा, इवेंट E3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा इवेंट ई हो गया क्या कि वो लेट ऑफिस पहुंचा है, ठीक। हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालना है कि लेट वाले का। तो देखिए ध्यान से, ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यूजिंग ट्रेन बस एंड ऑटो विथ रिस्पेक्टिवली 0.3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि वो ट्रेन से गया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो बस से गया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑटो, ठीक ना, यानी E3 की प्रोबेबिलिटी कि वो ऑटो से गया होगा वो है 0.2, ठीक। अब देखिए ट्रेन से गया होगा तो भी लेट हो सकता है, बस से गया होगा तो भी लेट हो सकता है, यानी ऑटो से गया होगा तो भी लेट हो सकता है। यानी इवेंट ये तीनों रास्ते से हो सकते हैं। इवेंट के बहुत सारे रास्ते हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ये बता रहा था वहां पे। अब देखिए ट्रेन से अगर मान लीजिए वो गया है तो ट्रेन से लेट जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये विल बी लेट ये 0.2, ठीक ना। जब ये ट्रेन यूज किया है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2। यानी ऐसे सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई मतलब क्या है, लेट पहुंचने की, कब है, जब ट्रेन यूज किया है, तो कितना है प्रोबेबिलिटी 0.2 है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब वो बस चुना होगा तो कितनी है, स्पेस की कमी है तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 0.7 दिया हुआ है ना, 0.7 दिया हुआ है बस का, और ये कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी लेट पहुंचा ऑटो वाले रास्ते से, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है हमारा पी निकालना। तो पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना कि वो लेट पहुंचा होगा। तो देखो ध्यान से कि लेट पहुंचने के उसके बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे वो ट्रेन से पहुंचे, बस से पहुंचे, इससे पहुंचे। मैंने क्या बोला कि एक लाइन में आने वाले को इंटू कर दो, तो 0.3 इंटू 0.2 प्लस 0.5 इंटू 0.7, ये 0.7 आपका लिखा हुआ है, प्लस 0.2 इंटू 0.2 हो गया। बाकी अगर इन सब के आप जगह पे सब वैल्यू लिखोगे ना तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखिए 0.3 क्या था, 0.3 आपका था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और 0.2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1। तो अगर वो सब रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। हम लोग नहीं रखते हैं, उतना रटने कौन जाएगा, ऐसे रखो। क्या बोले कि एक लाइन में जो भी आ रहा है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में पाथ के बीच में क्या करो, प्लस डालते जाओ। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0.06, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, सही है। ये जो है 0.35 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। ऐड करोगे, सॉरी, तो 0.45 आएगा। ये आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई किसको माने हैं आप कि वो ऑफिस वैसे लेट पहुंचता है, उसको आप ई माने हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस इन टाइम। तो लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 0.45 है, तो टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार है ना, यानी 1 माइनस 0, तो 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी 1 माइनस 0.45 यानी जो है इसको 0.55। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सब समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन मत देखिएगा, उससे जो है घबरा जाओगे। सिंपल ऐसे करते चलो। अब लोग बढ़ते हैं बेस थ्योरम की तरफ। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बेस थ्योरम। देखिए क्या है बेस थ्योरम। सबसे पहले तो हम लोग जो पढ़े हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, उसमें क्या था कि आपके पास n इवेंट्स थे, ठीक ना, E1 E2 इस तरह से टोटल n इवेंट्स थे। बीच में मान लो EK हो गया, ये E1 E2 EK EN ऐसे n इवेंट्स थे, ठीक है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे और साथ ही साथ क्या थे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी थे। और इसी में एक इवेंट E था, इसी में एक इवेंट E था, ठीक ना, ये इवेंट E हो गया। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने पढ़ा है कि जो इवेंट E है उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू हमने पढ़ा था कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ER, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब ER हो चुका है और R इक्वल टू 1 से लेके n तक, हमने पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, इसी मतलब इससे पहले चलो, ये हमारा फॉर्मूला था, ये तुमने लिखा था, इसी में R इक्वल टू 1 से लेके n तक रखते जाओ तो हमारा डिफरेंट इवेंट अपना मिल जाता है। अब देखिए, ये तुम्हारा था इतना तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब स्टार्ट होता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या बोलेगा ना कि इवेंट ई हो चुका है, जो इवेंट ई है वो हो चुका है, लेकिन अब ये बताओ ना कि वो इवेंट ई के थ्रू हुआ होगा, ठीक है, या इवेंट E1 के थ्रू हुआ होगा, या इवेंट E2 के थ्रू हुआ होगा। अब ये पूछने लगेगा। पिछले हम लोग इवेंट ई निकाल रहे थे, अब क्या पूछेगा कि इवेंट ई हो चुका है, और अभी बताओ ना कि वो इवेंट ई इस रास्ते से हुआ या फिर इस रास्ते से पूछेगा, मतलब या फिर अब रास्ता पूछेगा, क्योंकि रास्ता का प्रोबेबिलिटी होता है कोई इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू हुआ होगा। यानी अब आपसे जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम में वो ये रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बताओ ई के कब, जब इवेंट ई हो चुका है। अब ये पूछेगा कि इवेंट ई हो चुका है, और अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इवेंट ई इस रास्ते से हुआ होगा। तो इसमें जो ऐसे फॉर्मूला हम लोग जो पढ़े हुए, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ई होता है अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है ना, यही होता है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ई, ठीक ना, यहाँ पे जो सब क्या लिख सकते हैं आप, लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ई गिवन ई के, ठीक ना, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये आपका हो गया हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को भाई ना रटना नहीं है, ये तो मैं शॉर्ट में पीके लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे पीके का मतलब सॉरी, यहाँ पे शॉर्ट में पी लिखा हुआ हूँ। यहाँ पे पी का मतलब क्या है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला यहाँ पे आएगा नीचे में, पर हम लोग को ऐसे रटना उठना नहीं है, पर लिखवाना तो जरूरी है ना, अब पढ़ा रहे हैं तो लिखवाना तो जरूरी पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, ये ई के लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जब ई हो चुका है, ठीक ना, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई के अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई काम है, इसका मतलब यह है कि ये वाला प्रोबेबिलिटी, ये वही हम लोग नीचे में लिखेंगे, पर हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्टली अपना बनाएंगे, ठीक ना, एक लाइन में बना देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। चलिए, इसको अगर लैंग्वेज में लिखूं, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट path ek is used, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी path ek is used when event e occurred, ठीक है, when event e occurred, प्रोबेबिलिटी path ek was, ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी path ek was used given that e occurred, इवेंट ई हो चुका है, ठीक ना, इवेंट ई हो चुका है। अब बताओ वो ई के थ्रू हुआ होगा, ठीक है, उसी तरह से क्या लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ, ठीक ना, अपॉन में क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े हुए हैं ऊपर में,
चलिए, तो ये सब हम लोग को फॉर्मूला सिर्फ नाम के लिए, फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैं दो को बताया ही था, उन्हीं दोनों के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस कर दो तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ट्री डायग्राम से। आपको चाहे किसी बुक में कैसा भी सोल्यूशन दिया हुआ है, हमें उसको सोल्यूशन पे नहीं जाना है, हम लोग को चुपचाप ट्री डायग्राम यूज करना है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं उसको। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। एक सिंपल सा एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। कह रहा है कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल, ठीक है। बैग 1 में 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, 4 ब्लैक बॉल्स। वाइल अनदर बैग 2 कंटेन 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। किसी भी दोनों में से किसी भी एक बैग से एक बॉल को रैंडमली जो है ड्रॉ किया गया एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, ठीक ना। और वो नोट क्या किया गया कि वो रेड है, ठीक है। इस बार जो है नोट किया जा चुका है कि वो रेड है। इस बार ये नहीं बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, ठीक है। ये आपको पता है कि ये क्या है, रेड है। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 2। ये जो है किस बैग से ड्रॉ किया गया था, बैग 2 से। और पाथ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जो बैग 2 से आया होगा तो पाथ 2 की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या होगा, बेस थ्योरम हो गया, ठीक है। इवेंट ई तो बता दिया आपको कि रेड तो था, ये मालूम है आपको, तो ये हो गया बेस थ्योरम का क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, बस बनाते हैं अपना जो है ट्री डायग्राम। हमारा बैग 1, ये हमारा बैग 1 है। चलिए ये हमारा हो गया बैग 1। एक हमारा है बैग 2, ये हमारा हो गया बैग 2 हो गया। बैग 1 में 3 रेड है, ठीक ना, और 4 ब्लैक है। बैग 2 में 5 रेड है, ठीक, और 6 ब्लैक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमारा जो है बैग 1, मतलब हम लोग जब बैग 1 जाएंगे सिलेक्ट करेंगे तो बैग 1 की तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ना। तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको मान लो हमने जैसे लिख लिया ऐसे, एक इवेंट के पास 2 बैग है रखा हुआ, बैग 1 बैग 2 रूम में। आप गए बैग 1, आप गए बैग्स के पास में, तो आप बैग के पास गए हो तो वहां से बैग 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब बैग 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो बैग 1 जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया इवेंट E1। लाइट चला गया भाई, दिख रहा है। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा लाइट कट गया, इसको कर देंगे थोड़ा सा। देखिए इस बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को हमने E2 कर दिया। अब देखो बैग 1 सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बैग 2 होने का भी 1/2 है। चलिए अब यहां से इसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड हमारा क्या इवेंट जो ई है वो क्या है, रेड बॉल है ना। हमारा जो इवेंट ई वो क्या है, रेड बॉल, फाउंड टू बी रेड, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कब, जब बैग 1 सिलेक्ट किया हो गया, बैग 1 सिलेक्ट किया गया होगा। तो यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी बताइए तो, 3 भाई। देखो ये लिखने नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पिछले बैच में सब लिखता भी नहीं था, पर आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। क्या है कि रेड कितने हैं, 3, टोटल कितने, 7 हो गया। यहाँ से रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कितना है 5, टोटल कितना 11, बस ऐसे लिख देते हैं। यहाँ भी इतना नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ये लिखो कि कितना है, रेड कितने टोटल 3, बॉल कितना टोटल 7, तो 3/7 होगा प्रोबेबिलिटी रेड आने की, ठीक है। और इसी चीज को देखो हम लोग एक इवेंट लिखेंगे ई, इसको डिफाइन करेंगे। ई क्या है, द ड्रॉन बॉल इज रेड, ये उसी की प्रोबेबिलिटी आ गया। ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब E1 हुआ था, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब E2 हुआ था। यानी रेड की प्रोबेबिलिटी कब, जब बैग E2 सिलेक्ट किया गया, मतलब बैग 2 सिलेक्ट किया गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कह रहा है कि ये तो नोट किया गया कि बॉल क्या है, रेड है। ये आपको मालूम है कि बॉल क्या है, आपका रेड है। तो बताइए कि जो ऐसे बैग 2 से आया होगा, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है कब, जब आपको मालूम है कि रेड फाउंड हो चुका है, आपको ये बताना है, ठीक ना। अब देखिए यहां से हमारे फेवर में, तुम सब सारा फॉर्मूला भूल जाओ, तुम जो भी फॉर्मूला पढ़े हो सब सारा फॉर्मूला भूल जाओ। बस ये सोचो कि हमारे फेवर में कौन कौन से हैं, हमारे फेवर में कौन कौन से हैं। हमारा फेवर मतलब क्या है कि हमें जो ऐसे क्या चाहिए, हमें चाहिए रेड बॉल, और कहां से चाहिए, बैग 2 से चाहिए। हमारे फेवर में बताओ तो कौन कौन से हैं, बैग 2 से रेड बॉल। तो बैग 2 चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू रेड बॉल 5/11,
क्या बोले कि एक रास्ते में आएंगे तो उनको इंटू कर देना है। अपॉन में टोटल, सिंपल वाला जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे ना कि फेवरेबल अपॉन टोटल। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेड बॉल। कहां से? बैग 2 से, तो उसको हमने ऊपर में लिख लिया हमारे फेवरेबल में, अपॉन में टोटल एंड रेड बॉल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चाहे वो बैग 1 से आए चाहे वो बैग 2 से आए। तो बैग 1 से आने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 3/7 प्लस रेड यहां से भी तो आ सकता है ना, यानी 1/2 इंटू 5/11। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5/22 अपॉन में हो जाएगा 3/14 प्लस में 5/22। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा ना तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा चीज है। हो सकता है मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ, लाइट उठ कट गया था ना, बहुत गर्मी भी है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको मेहनत कीजिए। बाकी फिर कल क्वेश्चन लोग करेंगे कल क्लास में। ठीक है, थैंक यू।